मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराए। युवा लड़की, तुम बहुत भोली हो। उपन्यास में पूरा फल वह चीज है जिसे पढ़ने में पाठकों की रुचि कम से कम है। आमतौर पर यह लोगों को एक प्रकार की अस्पष्ट भावना देता है जिसे वे देख सकते हैं, लेकिन अपने दिलों को काल्पनिक विचारों और इच्छाओं से भर सकते हैं। यामादा गोबलिन ने अपनी कमर पर हाथ रखा और सूंघा। ये इस वजह से है कि मुझे पाठकों को आकर्षित करने के लिए अपनी साहित्यिक प्रतिभा और हेरोमान सेंसी के बेहद आकर्षक चित्रों पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष महिलाओं के सामने शक्तिहीन है। मत भूलो, मैंने अपनी पुस्तक की 2 मिलियन प्रतियां बेची। यहां तक कि आपके पड़ोसी का घर भी मैंने खरीदा था। इसके बारे में कैसे? एक 14 वर्षीय लड़की जिसने एक विला और महल खरीदा। क्या आप मेरी प्रशंसा नहीं करते? प्रशंसा करना है। मुझे हंसने दो। मयंक भाटिया सूख कर हंस पड़े। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। वास्तव में अगर मुझे नमकीन मछली का सामान्य जीवन पसंद नहीं होता तो मैं अब तक एक बड़ा स्टार बन गया होता। हाँ, उस उदासीन अभिव्यक्ति से आपका क्या मतलब है? मयंक भाटिया की तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर यमदा गोबलिन ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, यदि आप मुझे हेरोमान सेंसी देते हैं तो मैं आपको अपने नए उपन्यास से होने वाली आय का आधा हिस्सा दे सकता हूं। पैसा कमाने के लिए आपको हल्के उपन्यास लिखने की जरूरत नहीं होगी और आपको नवागंतुक होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे वास्तव में हेरोमान सेंसी के चित्र पसंद है। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे उसके चित्रों के लिए कितना पैसा खर्च करना है। हेक्टर, क्या मेरी बहन को पैसे से खरीदा जा सकता है? किसी कारण से मायरा को छीनने की यमादा गोबलिन की जिद ने मयंक भाटिया का दिल गुस्से से जल उठा। वो मदद नहीं कर सका लेकिन खर्राटे लिया। तो क्या हुआ अगर आप बहुत बेचते हैं? मुझे हेरोमान सेंसी के चित्र भी पसंद है, इसलिए आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, मैं आपको हेरोमान सेंसी नहीं दूंगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम मेरी बहन चाहते हो। यहां तक कि अगर मैं इसे आपके साथ बदल देता हूं तो भी मैं नहीं करूंगा। हम्फ, निश्चित रूप से बहुत सारी किताबें बेचना आश्चर्यजनक है। लेखकों के बीच उनकी रैंकिंग उनकी बिक्री से निर्धारित होती है। यामादा गोबलिन को उम्मीद नहीं थी कि यह अप्रकाशित लेखक उसे चुनौती देगा। उसने गर्व से कहा, हमारे पास एक प्रतियोगिता क्यों नहीं है? अगले 2 दिनों में मैं एक उपन्यास लिखूंगा जिसे सेंसेई हेरोमांस मेरे लिए आकर्षित करने को तैयार है। समय आने पर हम उपन्यास को सेंसेई हेरोमांस को सौंप देंगे। चलो देखते हैं कि क्या आप उसे रख सकते हैं। मेरी छोटी बहन आपके ओटाकू उपन्यास के आगे कैसे झुक सकती है? मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराया। मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत आलसी हूं। अब जब शिक्षक हेरोमांस मेरी त्वरित दुनिया से आकर्षित हो गया है तो उसके लिए आपके लिए चित्र बनाना असंभव है। ये कहना मुश्किल है। यामादा गोबलिन आश्वस्त नहीं थी। आप अभी बहुत आश्वस्त थे। मुझे मत बताओ कि तुम अब मेरे साथ दाव लगाने की हिम्मत नहीं करते। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक कमजोर नया लेखक है। अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम मुझसे पूछोगे। जब उसने कमजोर शब्द कहा तो यमदा गोबलिन को डर लग रहा था कि मयंक भाटिया उसे सुन नहीं सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर इस पर जोर दिया। हालांकि मयंक भाटिया का ध्यान कमजोर शब्द पर नहीं था। कुछ भी ठीक था। लड़की, मुझे अचानक एक साहसिक विचार आया। मयंक भाटिया चुपके से मुस्कुराए। सौभाग्य से वो एक दयालु सज्जन व्यक्ति थे। यदि यमदा गोबलिन शहरी किंवदंतियों में उन बदमाशों का सामना कर रही होती तो वो उन शब्दों को कहते ही एक प्राकृतिक एयरहेड बन जाती। हालांकि 14 वर्षीय लड़की यामादा गोबलिन ने पहले ही ऐसा कहा था। अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो वह थोड़ा कमजोर हो जाता। ये सिस्टर मायरा की रक्षा के लिए एक लड़ाई है। मैं आपको कैसे जीतने दे सकता हूं? क्या ये सिर्फ एक नया उपन्यास नहीं है जो बहन को पसंद है? फिर मैं एक नया उपन्यास लिखूंगा जो बहन को आपसे ज्यादा पसंद है। ये सोचकर मयंक भाटिया खुश हो गए।
मुझे कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद यामादा गोबलिन सेंसेई। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मुझे नहीं पता होता कि क्या लिखना है। पिछले कुछ दिनों से मयंक भाटिया गेमिंग विभाग के लिए किसी उपन्यास के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। हालांकि यामादा गोबलिन के साथ दाव लगाने के बाद उसने अचानक एक ऐसे उपन्यास के बारे में सोचा जो उसकी बहन को पसंद आएगी और ये दूसरों का ध्यान भी आकर्षित करेगा। कृपया याद रखें कि आपने अभी क्या कहा था। यामादा गोबलिन सेंसेई। मयंक भाटिया सार्थक रूप से मुस्कुराए। बिल्कुल, बस इंतजार करो। क्या आपके लिए एक सप्ताह का समय पर्याप्त है? कोई जरूरत नहीं है, मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। क्या आप लेखन गति में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं? बस तुम रुको। इतना कहने के बाद यमदा गोबलिन ने जाने के लिए मुड़ने से पहले मयंक भाटिया पर अपनी जीभ बाहर निकाली। हालांकि आधे रास्ते में उसे मयंक भाटिया के घर आने का अपना मकसद याद आ गया और वह जल्दी से वापस लौट गई। हालांकि इस समय मयंक भाटिया का दरवाजा पहले से ही बंद था और किसी को नहीं पता था कि वह कहां गए थे। जहां तक एक बार के वजन का सवाल है जो उसने दूसरी मंजिल की बालकनी पर लटका दिया था। जब उसने ऊपर देखा तो मास्क के साथ एक खूबसूरत लड़की ने खिड़की खोली और उसे वापस ले लिया जैसे कि ये उसका अपना था। अरे जल्दी करो और मुझे एक बार मेरी चर्बी वापस दे दो। यामादा गोबलिन दरवाजे पर खड़ा था और जोर से चिल्लाया। हालांकि खूबसूरत लड़की ने खिड़की बंद कर दी जैसे कि उसने उसे नहीं सुना। उसे बाहर अकेला छोड़ दिया, गुस्से में अपने पैरों को पटक दिया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसे अपना एक बार का वजन वापस नहीं मिला और वो ट्वाइलाइट फैन चेन को हेरोमान सेंसेई प्राप्त करने के लिए राजी करने में सफल नहीं हुआ। लिविंग रूम में लौटने के बाद मयंक भाटिया ने अपने दो पड़ोसियों के बारे में सोचा और कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। एक पूर्व छोटी परी कविता थी और दूसरी डार्क एक्सप्लोसिव फेरीज की लेखिका यामादा गोबलिन थी। अप्रत्याशित रूप से वे दोनों खूबसूरत लड़कियां थी। हेरोमान सेंसेई की छोटी बहन के अलावा उनमें से 3 थे। क्या यह कहा जाना चाहिए कि भारत बहुत छोटा था या बहुत संयोग था? और क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब भाग्य के पत्थर की पसंद थी? इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने किचन में जाकर मायरा के लिए खाना तैयार किया और उसे ऊपर ले आया। चाहे कुछ भी हो, वो अपनी प्यारी बहन को भूखा नहीं रहने दे सकता था। हालांकि मयंक भाटिया को आश्चर्य हुआ कि इस बार दरवाजा खटखटाने से पहले मायरा ने दरवाजा खोला और लाल चेहरे वाले मयंक भाटिया की ओर देखते हुए कहा, भाई अंदर आओ। तब मैं विनम्र नहीं होऊंगा। मयंक भाटिया खुश थे। ऐसा लग रहा था कि मायरा अनजाने में उससे प्रभावित थी। इस बार उसने बहादुरी से उसके लिए दरवाजा खोला। यह दर्शाता है कि उसका दिल धीरे धीरे बहादुर होता जा रहा है। वह जल्दी से खाना अपनी बहन के कमरे में ले आया। वहां बैठो, मायरा ने मयंक भाटिया की ओर देखा जो खाना लेकर आया था और शर्मा गया था। उसने जमीन पर लगे प्यारे ऑक्टोपस कुशन की ओर इशारा किया और मयंक भाटिया को बैठने का इशारा किया। मैंने बस खाना मेज पर रख दिया। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका लेकिन फूट फूट कर मुस्कुराया, खाना मेज पर रख दिया और फिर कुछ कदम पीछे हट गया और मायरा से दूर दरवाजे पर कुशन पर बैठ गया। भाई इस बारे में कैसे? मायरा ने ड्राइंग बोर्ड निकाला और ब्लैक स्नो गर्ल का पहला चित्रण मयंक भाटिया को सौंपा और उसकी आंखों में उत्साह के साथ कहा। जब उन्होंने पहली बार इस चित्र को देखा तो मयंक भाटिया के दिमाग में एक मिशन पूर्णता प्रणाली प्रॉम्प्ट था। कॉमिक प्रतिभा के बारे में कौशल उनके दिमाग में प्रसारित किया गया था और स्टोर में एक और कीमती फंतासी मूल्य था। खैर, भले ही ये एक नमकीन मछली का जीवन हो, मैं सर्वशक्तिमान पुरुष नायक की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूं। भाई, ये कैसा है? क्या यह नहीं किया जा सकता है? मयंक भाटिया को देखकर, जो लगभग स्तब्ध थी, मायरा मदद नहीं कर सकी।
लेकिन उसके कपड़ों के कोने को पकड़ लिया और असमंजस में पूछा, नहीं, ये एकदम सही है। यह ब्लैक स्नो गर्ल की तुलना में ब्लैक स्नो गर्ल की तरह है। मयंक भाटिया ने ड्राइंग बोर्ड को पकड़ लिया और बड़े सफेद बिस्तर पर लेटी ब्लैक स्नो गर्ल की ड्राइंग को देखा और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसके सिर के पीछे कमर तक काले बालों का एक सिर, उसके नाजुक चेहरे पर एक कोमल मुस्कान और उसकी छाती पर जुड़वां चोटियां जो खूटने वाली थी। उसका सुडौल फिगर और पतले पैर लोगों को एक तरह का चकाचौंध देने वाला एहसास देते थे। ये कहा जा सकता है कि मायरा के उत्कृष्ट ड्राइंग कौशल और जैस्मिन एयर के परफेक्ट फिगर के साथ ये ब्लैक स्नो गर्ल वास्तव में सबसे खूबसूरत ब्लैक स्नो गर्ल मयंक भाटिया है जिसे कभी देखा है। मायरा, ये ब्लैक स्नो गर्ल उतनी ही परिपूर्ण है। बेटी, आपके ड्राइंग कौशल और जैस्मिन एयर के फिगर के संयोजन से निर्मित। मयंक भाटिया ने मायरा की प्रशंसा की। यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि दिल की गहराइयों से उनकी प्रशंसा थी। ये बहुत अच्छा है कि भाई को ये पसंद है। मायरा की आंखों में खुशी का स्पर्श दिखाई दिया। उसने ड्राइंग बोर्ड लिया और उच्च आत्माओं में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये आशिना बहन और मेरी बेटी नहीं है। अगर भाई को आशिना सिस्टर नहीं मिली तो मैं ब्लैक स्नो गर्ल को बिल्कुल भी नहीं बना पाता। तो वो भाई और आशिना बहन की बेटी है। खैर, मुझे ये सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कोई क्षमाशील हो गया है। अगले समय में मयंक भाटिया और मायरा ने त्वरित दुनिया में शेष पात्रों पर संक्षेप में चर्चा की। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं थी, वो मायरा के कमरे से बाहर निकल गया। मयंक भाटिया चिंतित नहीं थे। आखिरकार मायरा के ड्राइंग कौशल के साथ इन लोगों की उपस्थिति को देखकर कियारा और बिंग के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शायद मायरा के हाथों में ये पात्र अपने पिछले जीवन में देखी गई त्वरित दुनिया से बेहतर दिखेंगे। आखिरकार त्वरित दुनिया के युग की तुलना इस दुनिया में एसीजी संस्कृति के युग से नहीं की जा सकती थी। लिखना शुरू करें। मयंक भाटिया ने डेंकी बंको का ऑफिशियल राइटिंग सॉफ्टवेयर खोला है, क्योंकि जब वह स्कूल में थे तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए आज उनकी रैंकिंग 1000 से अधिक थी। वो ऊपर स्क्रॉल किया और पहले स्थान पर पहुंच गया। उस पर एक बहुत ही आकर्षक नाम था, यामादा भूत। लगभग 15,000 शब्द लिखने वाले यमदा गोबलिन को देखकर मयंक भाटिया मन ही मन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतने लंबे समय में इतना कुछ लिखा होगा। हालांकि यामादा गोबलिन के हल्के उपन्यास डेंकी बंको से संबंधित नहीं थे। डेंकी बंको के लेखन सॉफ्टवेयर को हल्के उपन्यास की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लेखन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता था। यह सभी लेखकों के लिए खुला था। मयंक भाटिया को यामादा गोबलिन की चिंता नहीं थी, जो इस समय पहले थे। जब तक वह हल्के उपन्यास के आदान प्रदान को पूरा कर लेता है, तब तक वह कथानक के बारे में सोचे बिना यामादा गोबलिन की लेखन गति को पकड़ने में सक्षम होगा। इस समय लेखन सॉफ्टवेयर से एक संदेश आया। मयंक भाटिया ने खिड़की खोली और पाया कि यह यमदा गोबलिन का संदेश था। ओह, अंत में आने और लिखने के लिए तैयार हैं। मैंने सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद आप हार मानने की पहल करने के लिए तैयार हैं। मैं एक पूर्व हारे हुए व्यक्ति के लिए अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। मयंक भाटिया ने हंसते हुए यामादा गोबलिन को स्माइली चेहरा भेजने के लिए राइटिंग सॉफ्टवेयर खोला। वो त्वरित दुनिया के बारे में बात कर रहे थे। चूंकि पहले उपन्यास ने मायरा की बहन को आकर्षित किया था, इसलिए उनके द्वारा लिखा गया दूसरा उपन्यास भी मायरा को यामादा गोबलिन से अधिक आकर्षित कर सकता था। आह, इस वाक्य से यामादा गोबलिन पागल होने वाला था। हम्फ, मैं तुम्हें अभी के लिए घमंडी होने दूंगा। कल भले ही तुम रो और मुझसे भीख मांगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि किसका उपन्यास कल हेरोमा सेंसी को आकर्षित कर सकता है। मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराया। उन्होंने इस बिंदु पर यामादा गोबलिन के साथ बहस नहीं की। प्रकाश उपन्यास जारी होने से पहले
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना कहा गया था। इस समय यामादा गोबलिन की खिड़की हिल गई और एक और संदेश आया। आपके उपन्यास का नाम क्या है? मयंक भाटिया एक पल के लिए झिझके, फिर कीबोर्ड पर कुछ शब्द टाइप किए। खाली भाग्य। भाग्य के शून्य का क्या अर्थ है? ये एक ऐसी किताब है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मयंक भाटिया ने हंसते हुए यामादा गोबलिन के सवालों को नजरअंदाज कर दिया। उसने लेखन सॉफ्टवेयर की चैट विंडो बंद कर दी और कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक कर दिया। इसे केवल 1,00,000 शब्दों के बाद ही अनलॉक किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं था। अपनी बहन की रक्षा के लिए वो लोली भूत को काम नहीं करने दे सकता था। मयंक भाटिया ने फ्रिज से रिफ्रेशिंग गेहूं की चाय की एक बोतल और गेहूं की चाय की 2 बोतलें निकाली। खुद को तरोताजा करने के लिए 1 कप चाय डालने के बाद उसने दुकान खोली। खेल ग्रंथों एक के बाद एक उसके दिमाग में कौंधते थे और अंत में खाली भाग्य पर रुक गए। वास्तव में एनिमे को गेम अनुकूलन, हल्के उपन्यास अनुकूलन या मंगा अनुकूलन में विभाजित किया जा सकता है। जहां तक खाली भाग्य का सवाल है, यह कि त्रयी के समान ही था। ये 4 मुख्य भूखंडों वाला खेल था। हालांकि एनिमे अनुकूलन के बाद अंतिम कथानक ये था कि अवकाश और क्यूम रहने के लिए विदेश चले गए। आखिरकार मूल लेखक का इरादा ये था कि जब तक कोई प्यार में था, तब तक कोई प्यार की सभी वर्जनाओं को पार कर सकता है। आप शायद इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन खेल का पाठ ज्यादातर उसकी और मायरा की स्थिति के समान था। विशेष रूप से अवकाश और क्यूम की कहानी की शुरुआत उनके समान थी। उनके माता पिता दोनों मर चुके थे और बड़े भाई को छोटी बहन की देखभाल करने और हर दिन स्कूल जाने का जीवन जीना पड़ता था। इस तथ्य के अलावा कि छोटी बहन खून से संबंधित नहीं थी, कोई अंतर नहीं था। हालांकि चूंकि उसने इस गेम टेक्स्ट का आदान प्रदान किया था, इसलिए वो संभवतः एक भी शब्द नहीं लिख सकता था और उस घमंडी लोली यामादा गोबलिन को अपनी प्यारी बहन को छीनने दे सकता था, है ना? अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद मयंक भाटिया के हाथ तेजी से कीबोर्ड पर थिरकने लगे। अपने दिमाग में जो प्लॉट टाइप किया था, उसे पढ़कर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसना है या रोना है। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में सिस्टम की मदद से आर्थोपेडिक्स की दिशा में आगे बढ़ रहा था। वो वास्तव में नहीं जानता था कि इस खेल पाठ को देखने के बाद मायरा क्या सोचेगी। बेशक मयंक भाटिया के दृष्टिकोण से मायरा की उन पर कुछ हद तक निर्भरता थी। ये पाठ मायरा को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। है यामादा गोबलिन, हार मानने के लिए बस कल की प्रतीक्षा करें। हालांकि ऐसा था, मयंक भाटिया ने न केवल यामादा गोबलिन को हराने के लिए, बल्कि गेमिंग विभाग के साथ गेम पुरस्कारों में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए खाली भाग्य के लिए आदान प्रदान किया था। इस युग में जहां एसीजी संस्कृति बहुत लोकप्रिय थी, चूंकि पुराने खेल की प्रेम कहानी का कई बार इस्तेमाल किया गया था। अगर वह एक और लिखता तो इसे एक पुरानी प्रेम कहानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता, या लोगों को एक बार क्लिक करने के बाद पढ़ना जारी रखने की इच्छा को भी खो सकता है। चूंकि आईसीजी गेम्स हर जगह थे, इसलिए वो एक ऐसा काम करते थे जो दूसरों से बिल्कुल अलग होता था। वो भाई बहन की कहानी का उपयोग सभी को ये बताने के लिए करेगा कि जब तक वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब तक उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और उस प्यार के लिए लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उसके बाद लेखकों की चौंकाने वाली निगाहों के तहत ट्वाइलाइट ऑफ द मॉर्टल वर्ल्ड नाम डेंकी के वर्तनी इंटरफेस में 1000वें स्थान से शुरू हुआ। 1 घंटे में यह 100वें स्थान पर पहुंच गया था। 2 घंटे में यह शीर्ष 10 में पहुंच गया था। महज 4 घंटे में ही वो पहले स्थान पर पहुंच गई थी। इसके अलावा शब्दों की संख्या पहले ही 60,000 से अधिक तक पहुंच चुकी थी। यह पहले ही पिछले नंबर एक यामादा गोबलिन से बहुत आगे निकल चुका था। दूसरी ओर यामादा गोबलिन ने देखा कि उसकी शब्द संख्या भी प्रभावित हुई थी। इसकी लिखने की स्पीड भी काफी बढ़ने लगी थी।
यह 8,000 प्रति घंटे से बढ़कर 10,000 प्रति घंटे हो गया था। हालांकि मयंक भाटिया के लिए प्रति घंटे 10,000 रुपए बहुत कम थे। यहां तक कि अगर उन्होंने अपना सब कुछ नहीं दिया तो उनकी औसत लेखन गति 15,000 प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आखिरकार कथानक के बारे में सोचे बिना लिखना एक किताब की नकल करने के बराबर था। यह बहुत आसान था। सुबह 3 बजे तक मयंक भाटिया ने अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए आखिरी शब्द टाइप किया। हालांकि ये एक ऐसा कथानक था जिसका सिस्टम द्वारा आदान प्रदान किया गया था, फिर भी इतने लंबे समय तक लिखना बहुत थका देने वाला था। लेकिन सौभाग्य से तब से एम्प्टी फेट की मुख्य कहानी पूरी हो चुकी थी। अन्य प्लॉट लाइनों के लिए केवल कुछ बदलाव थे। इतने सारे शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि जब तक पुणे काउंटी का गेमिंग विभाग सहमत है, तब तक पाठ को एक खेल में बदला जा सकता है। यामादा गोबलिन के लिए यह 50,000 बजे 2 शब्दों पर रुक गया। ऐसा लग रहा था कि उपन्यास का पहला खंड पूरा हो गया है और यह अब और नहीं ले सकता था और वापस सो गया था। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए लेखक का ग्रुप खोला। वो गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लेखक के समूह में अभी भी सुबह के घंटों में सैकड़ों लोग चर्चा करेंगे। लगभग हर कोई ट्वाइलाइट ऑफ द मॉर्टल वर्ल्ड और यामादा गोबलिन की भयानक लेखन गति पर चर्चा कर रहा था। कुछ अधिक चौकस लोगों ने मयंक भाटिया द्वारा रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक लिखने में बिताए गए समय की गणना करना शुरू कर दिया। उन्होंने 6 घंटे में 1 लाख से अधिक शब्द लिखे थे। उन्होंने यामादा गोबलिन को भी पीछे छोड़ दिया था, जिन्हें हमेशा सबसे तेज प्रकाश उपन्यास लेखकों में से एक के रूप में जाना जाता था। मयंक भाटिया ने ग्रुप में हो रही चर्चाओं को दिलचस्पी से देखा। धीरे धीरे ग्रुप के कुछ लेखकों को लगा कि मयंक भाटिया ने एक बुरी किताब लिखी होगी। आखिरकार उन्होंने स्पष्ट रूप से इतनी गति से लिखते समय कथानक के बारे में ध्यान से नहीं सोचा। अकेले काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने दे। जैसे ही यह दृष्टिकोण बनाया गया, कई लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की। कुछ लोगों ने समूह में ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट की भी सीधे आलोचना की। इस संबंध में मयंक भाटिया बस मंद मंद मुस्कुराए। वो इन विचारों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार बुरे लेखकों के लिए बिना किसी कारण के दूसरों से ईर्ष्या करना आम बात थी। जब तक वह समूह में दिखाई देता और एक शब्द कहता है, वह निश्चित रूप से इन लेखकों का लक्ष्य बन जाता था। बेहतर होगा कि एक शब्द भी न कहें और उनकी चर्चा को हवा के रूप में ले। जहां ग्रुप में राय थी, वहीं मयंक भाटिया ग्रुप में एक जाना पहचाना नाम पाकर हैरान रह गए। यह एक प्रसिद्ध लेखक था जो हल्के उपन्यासों की बिक्री सूची में दिखाई दिया। उसका नाम लायन बॉय गुओगुआंग था। हर कोई दूसरों को नकारे नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। चूंकि ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट सेंसेई 1 लाख शब्द लिख सकता है, इसका मतलब है कि ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट का अपने काम पर बहुत अच्छा नियंत्रण है। यह देखकर कि लायन बॉय गुओगुआंग ने उसके लिए बात की, मयंक भाटिया थोड़ा स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने भोजन के बारे में हल्के उपन्यास लिखे। उदाहरण के लिए, कुछ स्नैक्स बनाने के बारे में खाद्य उपन्यास हल्के उपन्यास की दुनिया में बहुत लोकप्रिय थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उसके लिए खड़ा होगा, जिसे वो नहीं जानता था। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस लेखक के चरित्र के बारे में एक उच्च राय रखता था। लायन बॉय गुओगुआंग के शब्दों ने इन हल्के उपन्यास लेखकों के बीच बहुत वजन रखा। जब उन्होंने ये कहा तो समूह अचानक शांत हो गया। हालांकि अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहा। कुछ ही समय बाद कोई खंडन करने के लिए बाहर आया। लायन बॉय सेंसेई, आपकी लेखन गति क्या है? थोड़ी देर बाद समूह ने लायन बॉय गुओगुआंग के बारे में जवाब दिया। एक दिन में लगभग 15,000 शब्द। यहां तक कि लायन बॉय गुओगुआंग भी एक दिन में केवल 15,000 शब्द ही लिख सकता है। ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट सिर्फ एक नवागंतुक है। वह आपकी और यामादा गोबलिन से कैसे तुलना कर सकता है? इसका मतलब यह है कि उनकी त्वरित दुनिया
एक जल विज्ञान पुस्तक या एक बुरा काम होना चाहिए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के काम पर डेंकी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ग्रुप में रिस्पॉन्स देखकर मयंक भाटिया ने ग्रुप को बंद कर दिया। उन्होंने हर किसी की टिप्पणियों की परवाह नहीं की। जब त्वरित दुनिया ने बिकना शुरू किया तो सभी टिप्पणियां गायब हो गई। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया और सो गया। हालांकि वह थोड़ी देर के लिए सोता था, लेकिन खेती की एक रात ऐसी नहीं थी जिसे 3 या 4 घंटे भर सके। अगले दिन मयंक भाटिया अपनी आंखों के नीचे 2 काले घेरे के साथ पेटू रेस्तरां में पहुंचे। उसने यहां कुछ समय के लिए काम करने और कक्षा में लौटने पर स्कूल खत्म होने तक सोने का फैसला किया। दोपहर में गवर्नमेंट क्लब के लिए उन्होंने आशना को बताया कि क्लब की गतिविधियों को आज के लिए अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि जब वो पेटू विभाग में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पेटू विभाग का दरवाजा पहले ही खुल चुका था। उसने सोचा कि ये अंदर आशना है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये उसकी कक्षा की चित्रकार लिली जमेश होगी। आप अंत में यहां मयंक भाटिया को अंदर आते देख लिली जमेश ने दांत पीस कर कहा, छात्र स्टारबस पोनीटेल चॉप, तुम यहां क्यों हो? अयर सहपाठी कहाँ है? मयंक भाटिया ने अपना बैग टेबल पर रखा और हैरान भाव से लिली जमेश की ओर देखा। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इसके अलावा क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे हाथ में आशिना की चाबी है? ये किस तरह का रवैया है? मयंक भाटिया की बातें सुनकर लिली जमेश ने मयंक भाटिया पर हाथ में चाबी लहराई और नाखुशी से कहा, आशिना को आज कुछ करना है, इसलिए उसने मुझे यहां आने और मदद करने के लिए कहा। आपको देखते हुए आपको कल रात फिर से खेती करनी चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि खेल की कहानी का हिस्सा लिखा गया हो? मुख्य कहानी लिखी जा चुकी है। मयंक भाटिया ने अपने बैग से प्रिंटेड टेक्स्ट निकाला और टेबल पर रख दिया। उन्होंने इसे लिली जमेश की ओर धकेल दिया और कहा, देखें कि क्या यह आपके खेल के लिए उपयुक्त है। आपने वास्तव में एक रात में इतना कुछ लिखा था। क्या आप सनकी हैं? लिली जमेश ने मेज पर रखा मोटा पाठ उठाया और आश्चर्य से बुदबुदाते हुए मदद नहीं कर सका। आप जो भी कहें, देखो, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूं। कोई मुझे जगाओ। मयंक भाटिया वास्तव में बहुत थके हुए थे। वो अब लिली जमेश के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी था। लिली जमेश को खेल का पाठ उठाते देख वह सीधे मेज पर लेट गया और सो गया। हम्फ, भले ही आपने इसे अपनी खेती में बहुत देर से लिखा हो, अगर यह मानक के अनुरूप नहीं है तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। मयंक भाटिया को उसकी उपेक्षा करते हुए और मेज पर लेटकर सो जाते देख लिली जमेश असंतोष में खर्राटे लेने लगी। फिर उसने अपनी जेब से अपना काला फ्रेम वाला चश्मा निकाला और उन्हें पहन लिया। वास्तव में वो हमेशा निकट दृष्टि वाली थी। उसने केवल कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे, लेकिन वो आज उन्हें लाना भूल गई। सौभाग्य से उसके हाथ में सामान्य चश्मा था, इसलिए वो मयंक भाटिया द्वारा बनाए गए खेल के पाठ को पढ़ना शुरू कर सकती थी। समय तेजी से बीतता गया और कोई भी पेटू रेस्तरां में नहीं आया। हालांकि नींद का लुत्फ उठा रहे मयंक भाटिया को अचानक महसूस हुआ कि उनका हाथ किसी ने खींच लिया है। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर उठाया और लिली जमेश को अपने हाथ में पाठ पकड़े हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। नीली नीली आंखों की एक जोड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या गलत है, सहपाठी पोनीटेल स्लैश? मयंक भाटिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा। अब मयंक भाटिया को आखिरकार समझ में आ गया कि कविता हर दिन ऐसी क्यों दिखती थी। यह पता चला कि वो हर दिन सुबह के घंटों तक जागती रहती थी। वो वास्तव में नहीं जानता था कि उसने अपना ख्याल कैसे रखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन वो अभी भी बहुत प्यारी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़कियां लड़कों से अलग हों? मुझे सहपाठी सावा कहो। लिली जमेश ने मयंक भाटिया की ओर अपनी आंखें घुमाई। उसने टेक्स्ट लिया और मयंक भाटिया के सामने रख दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि उसने गुस्से से कहा, आपके पास अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है?
आप किस तरह का पाठ लिख रहे हैं? खाली भाग्य। मयंक भाटिया ने मेज पर लेट गए और शीर्षक की ओर इशारा किया। ये खाली भाग्य है। कम से कम एक सारांश तो रखो। लिली जमेश ने गुस्से में कहा। शीर्षक से उसने मूल रूप से सोचा था कि यह दो लोगों के भाग्य पर आधारित खेल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि उसका पिछला विचार पूरी तरह से गलत था। इस कहानी ने उसकी पिछली सभी नैतिकता को पूरी तरह से उलट दिया, क्योंकि ये कहानी हारू हिनो नाम के एक पुरुष नायक के बारे में थी, जिसके माता पिता दोनों मर चुके थे। वह अपनी बहन क्यूओं को शहर से दूर एक छोटे से ग्रामीण शहर में ले आया। उन्होंने अपनी बहन की देखभाल करने और स्कूल जाने के लिए अपना दैनिक जीवन शुरू किया। कहानी की शुरुआत अच्छी थी। स्कूल के दोस्त और बचपन की प्रेमिकाएं थी। लेकिन कहानी का अंतिम विकास यह था कि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया। हालांकि ये एक वर्जित प्रेम लग रहा था, लेकिन इस तरह के भाई बहन की साजिश जिसने वास्तविकता को उलट दिया, ने उसे चिंतित और आशान्वित कर दिया, खासकर जब क्यूओम हारू से गहराई से प्यार करता था। झील में दोनों के बीच की बातचीत ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया। एक तरफ आपसी प्रेम था तो दूसरी तरफ सामाजिक नैतिकता थी। हर तरह के दबाव थे। वे एक दूसरे के करीब रहना चाहते थे, लेकिन वे अदृश्य रूप से अलग हो गए थे। हार मानने की इच्छा, लेकिन हार न मान पाने की उस तरह की भावना ने उसे बहुत चिंतित कर दिया। जब उसने देखा कि दोनों ने आखिरकार एक साथ रहने के लिए विदेश जाने का फैसला किया, तो आखिरकार उसका दिल शांत हो गया। लेकिन फिर, हालांकि ये कहानी अच्छी थी, क्या ये वास्तव में खेल में पहला स्थान जीत सकती है? लिली जमेश की शक भरी निगाहों को देखकर मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुरा पड़े। तो लड़की, आपने अभी भी द्व्यायामी कहानी में बहनचोर के जुनून को कम करके आका। ये देखकर कि लिली जमेश को खाली भाग्य का अर्थ समझ में नहीं आया, मयंक भाटिया केवल नाम की ओर इशारा कर सके और लिली जमेश को व्यवस्थित तरीके से समझा सके। यह भाग्य रिश्तेदारी को संदर्भित करता है और खालीपन लगातार बदलते मानव हृदय और क्यूओं के समान उच्चारण को संदर्भित करता है। सच्ची अवधारणा यह है कि प्यार हर चीज से परे हो सकता है। लेकिन इस तरह के भाई बहन की साजिश को एक खेल में नहीं रखा जा सकता है ना? लिली जमेश ने अपने होठों को कर्ल किया और अपने सुझाव को उठाने से पीछे नहीं हटी। हालांकि एसीजी संस्कृति अब लोकप्रिय है। भाई बहन के विषय को अपेक्षाकृत आला विषय माना जाता है जब तक कि वास्तविकता इसे स्वीकार नहीं करती है। बहुत कम एक खेल बनाती है। कोई भी इस अवधारणा को स्वीकार नहीं कर पाएगा और ऐसा खेल नहीं खरीद पाएगा, है ना? आपका क्या सुझाव है? मयंक भाटिया को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो लिली जमेश के सामने बैठे थे और उन्होंने पूछा। लिली जमेश ने मयंक भाटिया द्वारा बनाए गए पाठ को खोला और अपने बचपन के प्रेमिका रिया सिन्हा यीवान की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि अंतिम मुख्य कहानी को रिया सिन्हा यीवान में बदलना बेहतर है। आखिरकार ये प्यार की वास्तविकता को नष्ट कर देता है। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए इस तरह की साजिश को स्वीकार करना मुश्किल होगा। ये स्पष्टीकरण सुनकर मयंक भाटिया थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि लिली जमेश को बचपन की प्रेमिकाओं की सेटिंग पसंद है? किसी कारण से लिली जमाल का चेहरा अविश्वसनीय स्थिति में लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और इससे इनकार कर दिया। मैं बचपन की प्रेमिकाओं को क्यों पसंद करूंगा? मुझे बचपन की प्रेमिकाओं से सबसे ज्यादा नफरत है। फिर तुम शर्मा रहे हो। रिया सिन्हा यीवान वास्तव में उस साजिश में है जिससे निपटा जा सकता है। वास्तव में खाली भाग्य को 4 मुख्य कहानियों में विभाजित किया गया है, लेकिन मुख्य एक क्यूओम है। हालांकि खाली भाग्य एक खेल था। मयंक भाटिया केवल लिली जेम्स को खाली भाग्य की समग्र सेटिंग के बारे में बता सकते थे। क्या भाई बहन बनना वाकई ठीक है? लिली जमेश ने अपनी भौहें उठाई और अविश्वास से पूछा। ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं जिन्हें ऐसा कहने की जरूरत है ना? मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि अपमानजनक उपन्यास की लेखिका लिली जमेश इस पहलू में इतनी रूढ़िवादी होंगी।
वो मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी आंखें घुमा ली। ये ज्ञात होना चाहिए कि बहुत से लोग खाली भाग्य प्यार पढ़कर संतुष्ट थे, ठीक है। हालांकि खेल के पाठ और वास्तविकता के बीच कई समानताएं हैं। ये अंततः वास्तविकता नहीं है। हर कोई खेल में ऐसे काम करना चाहता है जो वास्तविक जीवन में नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, उद्धारकर्ता बनने का विचार वास्तविक जीवन में नहीं किया जा सकता है, लेकिन खेल में किया जा सकता है। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए समझाया, एम्प्टी फैट में यूयू और कियोंग की तरह दोनों भाई बहन एक साथ हो सकते हैं। चलो इसे दूसरे तरीके से कहते हैं। आप इस खेल पाठ को एक किताब के रूप में क्या सोचते हैं? मयंक भाटिया ने कहा। एक पल के लिए झिझकने के बाद लिली जमेश ने अपनी नाक पर काले रिम वाले चश्मे को धक्का दिया और प्रशंसा के साथ कहा, हालांकि मैं हल्के उपन्यासों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। एक पाठक के दृष्टिकोण से मुझे वास्तव में अंत पसंद है। चूंकि आप कथानक से सहमत हैं, क्या ये ठीक नहीं है? मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह का खेल इस बात पर निर्भर करता है कि कथानक कितना आकर्षक है। चूंकि कथानक इतना उबाऊ नहीं है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? हालांकि ये सच है। लिली जमेश ने अपने होंठ भींचे और सुझाव देने से पहले एक पल के लिए झिझकी। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप अन्य शाखाओं को लिखने के लिए कल तक प्रतीक्षा करें। हम उन सभी को मुख्य कथानक में बनाएंगे ताकि खिलाड़ी अपनी पसंद के कथानक को नियंत्रित कर सके और अपनी पसंद के पात्रों पर हमला कर सके। लिली जमेश ने पाठ में क्यूओं की ओर इशारा किया और कहा, उदाहरण के लिए क्यूओं को हमला करने के लिए सबसे कठिन चरित्र के रूप में सेट किया जा सकता है। उन्हें अंतिम महिला पात्र भी कहा जा सकता है। उस पर केवल दूसरे या तीसरे चक्र में ही हमला किया जा सकता है। इस तरह हम वास्तविक जीवन में कुछ संघर्षों को कम कर सकते हैं और लोगों को कुछ हद तक अनुकूलनशीलता दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि उपन्यास के लेखक कासी हेडरी से उम्मीद थी। आप कथानक की इस तरह की समझ के साथ पहले से ही हल्के उपन्यास लिख सकते हैं। मयंक भाटिया ने ताली बजाकर तारीफ की। लिली जमेश का सुझाव वास्तव में बहुत सही था। उदाहरण के लिए, मूल गेम में भी 4 मुख्य कथानक थे और इसके लिए खिलाड़ियों को दूसरे चक्र में क्यूओं पर हमला करने की आवश्यकता होगी। चूंकि हिकारी को इस दुनिया के एनीमे और मंगा की कुछ समझ थी, इसलिए उसने इसे 1 सप्ताह की देरी करने और क्यूका को सबसे कठिन महिला प्रधान बनाने का फैसला किया। ये न केवल लोगों को अंत के प्रति संतुष्टि और अनुकूलनशीलता की भावना देगा, बल्कि ये सिस्कॉन को संतुष्टि की भावना भी देगा। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? लिली जमेश गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने मयंक भाटिया की ओर घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे स्कूल में इस नाम से मत बुलाओ। क्षमा करें, मैं अभी बहुत उत्साहित था। मयंक भाटिया ने अपना सिर रगड़ा और माफी मांगते हुए मुस्कुराए। उन्होंने लिली जमेश का आभार व्यक्त किया और कहा, लेकिन मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है, सावा। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मैंने इस पद्धति के बारे में नहीं सोचा होता। मैं बस यही चाहता हूं कि गेमिंग विभाग में गेम बेहतर बिके। इस तरह मुझे और भी पैसा मिल सकता है ना? ये अकेले आपकी मदद करने के लिए नहीं है। लिली जेम्स का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और बुदबुदाया। लिली जमेश के पास पैसे की कमी थी। क्या वह मजाक कर रही थी? लिली जमेश के अहंकार की आदत डालने के बाद मयंक भाटिया पहले से ही इस वाक्य से मुक्त हो चुके थे। यहां तक कि मायरा, जो जीवित रहने के लिए चित्रण पर निर्भर थी, के पास पैसे की कमी नहीं थी। तो एक बड़ी मिस्सी के रूप में उसके पास पैसे की कमी कैसे हो सकती थी? ठीक है, तो मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे कि यह खेल विभाग के लिए हो। इस तरह मुझे और अधिक कमीशन मिल सकता है। मयंक भाटिया ने कोई बात नहीं की और मुस्कुराया। जिसके बारे में बोलते हुए आपके पेटू विभाग की आय पहले से ही बहुत अच्छी है। आपको इतने पैसे की आवश्यकता क्यों है? लिली जमेश अचानक आई और मयंक भाटिया को अजीब निगाहों से देखने लगी। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैंने कहा कि ये फंतासी बिंदुओं के लिए है
और मेरी बहन का समर्थन करने के लिए है। मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए, लेकिन अगर उन्होंने ये वाक्य कहा तो शायद उन्हें एक पागल माना जाएगा। वो केवल सूखी खांसी कर सकता था और कह सकता था, बेशक ये घर खरीदने, कार खरीदने, अपनी पसंद की लड़की से शादी करने और अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए पैसा कमाने के लिए है। बेकार। लिली जमेश ने मयंक भाटिया को तिरस्कार और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। स्मुरासान, आपका परिवार दिवालिया नहीं होगा, है ना? मयंक भाटिया एक पल के लिए झिझके और अस्थायी रूप से पूछा। आपका परिवार वह है जो दिवालिया है? लिली जमेश ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। उसने अपने दांत पीस लिए और अपना पैर फैलाया। मेज के नीचे मयंक भाटिया के पैर पर बुरी तरह से पटक दिया। क्या तुम एक बाघ हो? मैं बस लापरवाही से पूछ रहा था। मयंक भाटिया के पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडी हवा की सांस लेने के लिए उसने भौहें चढ़ा दी और लिली जेम्स को देखा, जिसके बारे में बोलते हुए सुंदर लड़कियां वास्तव में परेशानी वाली होती है। आपको इस तरह के क्रोधित शब्द कहने के लिए किसने कहा? लिली जमेश का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और बुदबुदाया। तो फिर तुम आकर्षित करने के लिए क्यों आए? सच कहूं तो मयंक भाटिया हमेशा से इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक रहते थे कि आशिना और लिली जमेश किस बात पर कायम है। अगर उसके पास उनके जैसा अधिकतम स्तर का खाता होता, जो अच्छा दिखने वाला और समृद्ध था, तो वो पहले से ही आलसी होना शुरू कर देता, उन लोगों के विपरीत जो हर दिन व्यस्त थे। लिली जमेश मयंक भाटिया की ओर अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। बेशक ये मेरे सपनों के लिए है। मैं आपकी तरह बेकार नहीं रहूंगा, एक नमकीन मछली जो किनारे पर नहीं जाना चाहती। मैं वास्तव में आप जैसी अमीर महिलाओं से ईर्ष्या करता हूं, जो स्पष्ट रूप से नमकीन मछली हो सकती है, लेकिन सपने देखने पर जोर देती है। मयंक भाटिया ने नाखुश होकर कहा, जिसके बारे में बोलते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि अमीर महिलाओं के दिमाग को सामान्य लोगों से अलग तरीके से तार दिया गया हो? तो फिर मेरे साथ आओ और हमारे सपनों के लिए लड़ो। हालांकि जैसे ही मयंक भाटिया ने बोलना समाप्त किया, लिली जमेश ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें कुर्सी से खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? जिसके बारे में बोलते हुए क्या चरित्र डिजाइन बनाना आपका काम नहीं है? अगर मैं खाद्य विभाग छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा? पूरी रात खेती कर रहे मयंक भाटिया फूड डिपार्टमेंट को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। वह आलस्य से मेज पर लेट गया और कहा, चिंता मत करो, कोई भी खाद्य विभाग में नहीं आएगा। लिली जमेश ने अपनी बाहों को पार कर लिया। ये अजीब है, आज सुबह कोई नहीं आया। लिली जमेश की बात सुनते मयंक भाटिया चुप हो गए। फिर जैसे कि कुछ महसूस कर रहा हो, वो जल्दी से खाद्य विभाग से बाहर निकल गया। जब उसने बाहर का चिन्ह देखा तो उसका चेहरा तुरंत बैंगनी हो गया। वो खाद्य विभाग में लौट आया और बंद चिन्ह को कोने में फेंक दिया। क्या आप वाकई यहां आशिना की मदद करने के लिए हैं और परेशानी पैदा करने के लिए नहीं है? मयंक भाटिया ने लिली जमेश की तरफ देखा और सवाल किया। उसे गंभीरता से संदेह था कि ऐसा नहीं था कि आशिना आज नहीं आ रही थी, बल्कि लिली जमेश ने यह देखने के लिए खाद्य विभाग में आने पर जोर दिया कि क्या उसने खेल का पाठ लिखा है, इसलिए आशिना नहीं आई। ठीक है, वैसे भी सुबह में कोई नहीं है, दोपहर में खोलने में क्या गलत है? लिली जमेश ने नाखुशी से जवाब दिया। क्या हम सुबह हजारों रुपए के लिए खोल सकते हैं? बेकार, मैं तुम्हें केवल 10,000 रुपए के लिए कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? लिली जमेश ने तिरस्कार के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि हम आपके जैसे अमीर हैं? अगर हम नहीं खोलते हैं तो हम ठंडे हो जाएंगे। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। हम्फ, एक कलाकार के लिए चरित्र डिजाइन बनाते समय लेखक से पूछना आवश्यक है। अगर मैं स्काई सिस को एक बूढ़ी औरत के रूप में खींचता हूं तो मुझे दोष न दे, क्योंकि मैं चरित्र डिजाइन को नहीं समझती हूं। लिली जमेश ने सूंघा, असंबद्ध होकर। मुझे लगता है कि स्काई सिस के चरित्र डिजाइन को आपके साथ आकर्षित करना आवश्यक है।
मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया। यदि स्काइसिस वास्तव में एक बूढ़ी औरत में बदल गई तो कोई भी पाठ नहीं पढ़ेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो। कौन डेटिंग गेम खेलेगा और दो लोगों को शाम को डेटिंग करते हुए देखने का आनंद लेगा? तो चलो चलते हैं। लिली जमेश ने झट से मयंक भाटिया का हाथ पकड़ लिया और उसे फूड डिपार्टमेंट से बाहर खींच लिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और दालान में छात्रों की चौंकाने वाली निगाहों के तहत वह जल्दी से कॉमिक विभाग की ओर चल दी। आप शायद इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुंदर क्यूंग मेई की रक्षा के लिए मेरे पास लिली जमेश का कॉमिक्स विभाग में अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गलियारे में छात्रों की जलती हुई निगाहों को महसूस करते हुए मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा अवाक महसूस कर सके। पिछली घटना की बात करें तो वो अभी भी आशिना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता सकता था, लेकिन इस बार उसे उसी स्कूल के एक छात्र ने पकड़ लिया। उन्होंने चाहे जो भी कहा, वो लिली जेम्स के साथ अपने रिश्ते की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। बैंड। लिली जमेश ने कॉमिक विभाग का दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइंग बोर्ड पर चली गई। उसने अपने बगल की सीट को थपथपाया और मयंक भाटिया को बैठने का इशारा किया। कॉमिक्स डिपार्टमेंट को देखकर मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। क्या लिली जमेश इन दिनों इतनी बोल्ड थी? वास्तव में सीधे कॉमिक विभाग में खाली भाग्य आकर्षित करने के लिए क्या वो उन छात्रों द्वारा पकड़े जाने से नहीं डरती थी जिन्हें वो जानती थी? मयंक भाटिया लिली जमेश के बगल में बैठ गए और एक पल के लिए झिझकते हुए पूछा, क्या यह चित्र बनाना ठीक है? ऐसा लग रहा था कि लिली जमेश ने मयंक भाटिया के विचारों को भांप लिया है, इसलिए उसने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं और बोली, बेशक ये ठीक है, मैं यहां सिर्फ चरित्र डिजाइन की पुष्टि करना चाहता हूं। हारुहिको की सभी तस्वीरें गाकुची की तस्वीरें नहीं हैं। क्या कॉमिक विभाग के लिए मंगा खींचना सामान्य नहीं है? ठीक है। मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गए। लिली जमेश कला विभाग की इक्का थी, लेकिन हाल ही में कला विभाग को किसी कारण से एक हास्य विभाग में बदल दिया गया था और सभी कर्मचारियों ने मंगा की ओर विकास करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसे एक हास्य विभाग में बदल दिया गया था, लेकिन उत्पादित मंगा एक गड़बड़ थी। आखिरकार ड्राइंग और मंगा अलग थे। मंगा को एक कहानी और स्टोरी बोर्ड की आवश्यकता थी, जबकि ड्राइंग को केवल अच्छा दिखने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, यदि पिकासो को मंगा बनाना था तो यह अजीब होगा यदि वह नहीं मरा। तो यह सिस्टर स्काई का चरित्र डिजाइन है। चूंकि लिली जमेश को खोजे जाने की चिंता नहीं थी, इसलिए मयंक भाटिया ने अब और संकोच नहीं किया। सौभाग्य से कल रात मुख्य कहानी खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ मुख्य पात्रों के चरित्र डिजाइन तैयार किए। उसने गेम टेक्स्ट के पीछे कागज के कुछ टुकड़े निकाले और सिस्टर स्काई के चरित्र डिजाइन को निकाला और लिली जेम्स को सौंप दिया। गोरा रंग, मीठी विशेषताएं, काली पुतलिया, एक नाजुक आकृति, लंबे सीधे चांदी के बालों का एक सुंदर सिर। सिस्टर स्काई के चरित्र डिजाइन को ध्यान से पढ़ने के बाद लिली जमेश ने चश्मे को अपनी नाक के पुल पर धकेल दिया और ड्राइंग बोर्ड की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली और ड्राइंग बोर्ड पर जल्दी से स्केच करने के लिए पेन उठाया। चूंकि उसे रंग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसे आकर्षित करना बहुत आसान था। सबसे पहले उसने लंबे सीधे बाल खींचे, फिर उसने चेहरा खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने ड्राइंग बोर्ड पर चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ड्राइंग बोर्ड पर सिस्टर स्काई के किरदार को देखते हुए मयंक भाटिया ने करीब से देखा। लिली जमेश का ड्राइंग कौशल मायरा से कमतर नहीं था, लेकिन दोनों की शैली कुछ अलग थी। मायरा ने चरित्र के चेहरे पर अधिक ध्यान दिया, जबकि लिली जमेश ने विवरणों पर अधिक ध्यान दिया। कुल मिलाकर उन दोनों की अपनी अपनी खूबियां थी। आखिरकार 2D दुनिया में दो अलग अलग शैलियां थी, कासी हेडरी की मंगा और हेरोमांस की शैली। बस्ट के बारे में क्या? इस समय लिली जमेश ने ध्यान से उन हिस्सों की तलाश की जो चरित्र डिजाइन में निर्दिष्ट नहीं थे। फिर मयंक भाटिया की ओर देखा और पूछा,
ये आपके जैसा ही है। जैसे ही वो कुछ सोच रहा था, मयंक भाटिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, लेकिन आधे रास्ते में उसने लिली जमाल के हाथ में कलम की आवाज सुनी। वो मुड़ा और देखा कि लिली जमेश भौहें चढ़ा रही है और उसे घूर रही है। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चिकोटी काट दिया और जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया। मेरा मतलब आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के समान है। चरित्र डिजाइन सपाट स्तन है। वास्तव में ये बहुत आसान है। लिली जमेश अभी भी मयंक भाटिया को घूरना नहीं भूली, फिर पलट गई और ड्रॉ करना जारी रखा। खेल की शुरुआत से मूल कहानी में सिस्टर क्यूओम और योशी शहर से दूर एक छोटे से शहर के लिए ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन में बैठे लिली जमेश ने सिस्टर क्यूओम को एक काले खरगोश आलीशान को गले लगाया और ट्रेन की सीट पर बैठा। आखिरकार, भले ही चरित्र डिजाइन मूल कहानी का अनुसरण करता हो, चरित्र के व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से दिखाया जाएगा। परिचित सुंदर चेहरा, बर्फ सफेद त्वचा और शुद्ध सफेद गॉथिक लोली पोशाक पहने हुए सिस्टर क्यूओम के चांदी सफेद बाल सीट पर बिखरे हुए थे। उसका छोटा सफेद हाथ उसकी ठुड्डी को पकड़ रहा था और उसकी खूबसूरत आंखें खिड़की के बाहर गुजरने वाले दृश्यों को देख रही थी। लिली जमेश की कलम के नीचे मयंक भाटिया की आंखों में उनका खूबसूरत लुक पूरी तरह से झलकता था। मयंक भाटिया को मन ही मन हैरान कर दिया गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिली जमेश सिस्टर क्यूओम को मूल चरित्र डिजाइन के 90% से अधिक पर बहाल करने में सक्षम होंगे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि कासी हेडरी वास्तव में एक फ्लैट ब्रेस्टेड मंगा कलाकार थे, जिन्हें मंगा से भी अधिक कठिन दिखाना था। ये कैसा है? ड्राइंग बोर्ड पर सिस्टर क्यूओम को देखते हुए लिली जमेश ने चुपके से राहत की सांस ली और संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। क्या ये ठीक है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे व्यक्ति इतना सुंदर चरित्र लिख पाएंगे। मुझे आपके शब्दों में कोई प्रशंसा नहीं सुनाई देती। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और सिस्टर क्यूओम के चरित्र डिजाइन को देखने के लिए ड्राइंग बोर्ड ले लिया। उसने तस्वीर पर दिए गए विवरणों को ध्यान से देखा और अपने दिल की गहराइयों से प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। यह वास्तव में एकदम सही है। बेशक। लिली जमेश गर्व से मुस्कुराई और दूसरी तरफ से रिया सिन्हा इकारी के चरित्र डिजाइन को उठाया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन डूब गई। क्या यह एक सपाट स्तन वाला चरित्र नहीं है? क्यों? कोई समस्या है? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा। क्या आशिना पिछली बार आपके घर नहीं गई थी? उस समय मैंने इसे आकर्षित किया क्योंकि वह एक मॉडल थी, लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं है जो स्रोत सामग्री हो सकता है। लिली जमेश ने मयंक भाटिया की ओर देखा और नाखुशी से कहा, जिसके बारे में बोलते हुए ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। रिया सिन्हा इकारी का चरित्र डिजाइन आंखों वाली एक मां थी। मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए और ड्राइंग बोर्ड पर आने से पहले एक पल के लिए झिझके। उन्होंने लिली जेम से कहा, चूंकि कोई स्रोत सामग्री नहीं है, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दे। मेरे पास कोई ड्राइंग टूल नहीं है। मुझे ये सभी उपकरण दे। उसके बाद आप मोटे तौर पर मेरे ड्राइंग के अनुसार रिया सिन्हा इकारी के चरित्र डिजाइन को आकर्षित कर सकते हैं, है ना? ये सुनकर लिली जमेश के चेहरे पर हैरानी के भाव सामने आ गए। आप वास्तव में मंगा बनाना जानते हैं? मैंने पहले कॉमिक्स के बारे में थोड़ा सीखा है। मयंक भाटिया ने लिली जमेश के हाथ से ब्रश लिया और मंद मंद मुस्कुराया। आप थोड़ा सीखने के बाद कॉमिक्स बनाने की हिम्मत करते हैं। लिली जमेश ने अपनी भौहें उठाई और शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आपको याद नहीं दिलाने के लिए मुझे दोष मत दो। कॉमिक्स विभाग कला विभाग से अलग है। कला विभाग के लोगों द्वारा खींची गई कॉमिक्स सभी फ्लॉप है। मैं समझता हूं। कॉमिक्स किसी व्यक्ति के कार्यों और स्टोरीबोर्ड के प्रदर्शन के बारे में है। थोड़ी देर में बस चरित्र डिजाइन और रिया सिन्हा की उपस्थिति पर एक नजर डालें। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली थी, मयंक भाटिया ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने ब्रश उठाया और ड्राइंग बोर्ड को ध्यान से देखा। उन्होंने रिया सिन्हा के चरित्र डिजाइन को याद किया और आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में बोलते हुए
मयंक भाटिया ने यह भी समझा कि हालांकि उनकी कॉमिक्स कौशल लिली जेम्स की तरह अच्छी नहीं थी, लेकिन जब पात्रों को चित्रित करने की बात आती है तो वो लिली जमेश की तुलना में बहुत तेज थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने खाली भाग्य के लिए आदान प्रदान किया था। इसलिए रिया सिन्हा की कॉमिक्स की छवियां स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में सामने आई। लिली जेमेश, जिनके पास कोई मॉडल नहीं था, केवल चरित्र डिजाइन के परिचय पर भरोसा कर सकती थी, ताकि वो उस चरित्र की कल्पना कर सके जो वो आकर्षित करने से पहले आकर्षित करने वाली थी। इसलिए अंतिम चरित्र बनाने से पहले उसे सोचने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। मयंक भाटिया और लिली जमेश प्लॉट के बारे में सोचने और हल्के उपन्यासों में प्लॉट के बारे में न सोचने के सिद्धांत की तरह थे। रिया सिन्हा की उपस्थिति शायद एक द्विआयामी स्कूल से एक नाविक सूट थी। उसकी स्कर्ट बहुत छोटी थी और उसके लंबे काले बाल थे। वह चश्मे के साथ एक बड़े स्तन वाली दबंग महिला थी। उनके विचारों के बाद मयंक भाटिया का ब्रश तेजी से ड्राइंग बोर्ड पर चला गया। मयंक भाटिया कुछ हद तक हैरान थे कि उन्होंने कॉमिक्स में इतनी अविश्वसनीय प्रतिभा हासिल की है। उन्होंने ड्राइंग की भावना का भी आनंद लिया। उस समय उसके दिमाग में वह दृश्य था जब उसने लौटने के बाद पहली बार रिया सिन्हा को कक्षा में देखा था। रिया सिन्हा को उसके सहपाठियों ने जमीन पर गिरा दिया था। चित्रण मोटे तौर पर मायरा की शैली के समान था। रिया सिन्हा अपनी छोटी स्कर्ट को ढककर अपने हाथों से जमीन पर बैठ गई। उसने इस तथ्य को छुपाया कि उसका वजन बढ़ गया था और उसके बफ सफेद पैर हवा के संपर्क में थे। उसका चेहरा शर्म से भर गया था। हालांकि ये सरल लग रहा था। अगर कोई लड़की की शर्मीली उपस्थिति दिखाना चाहता था तो विवरण बहुत महत्वपूर्ण थे। चूंकि वह इस चरित्र को चित्रित करने जा रहे थे, इसलिए मयंक भाटिया को स्वाभाविक रूप से उसे स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए मूल उपन्यास पर निर्भर रहना पड़ा, ताकि लिली जमेश निम्नलिखित सभी चित्रों को खींचने के लिए इस चरित्र पर भरोसा कर सके। ठीक है, तुम क्या सोचते हो? क्लास में कुछ ही मिनट बचे थे और मयंक भाटिया ने आखिरकार ड्राइंग पूरी कर ली। ड्राइंग बोर्ड पर पात्रों को देखकर वो लिली जेम्स से पूछते हुए संतुष्टि में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भले ही वो लिली जमेश और मायरा की तरह विवरणों को संभालने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहली चीज जो उसने खींची वो कम से कम प्रस्तुत करने योग्य थी, और ये मूल संस्करण के समान थी। आप वास्तव में इसे आकर्षित कर सकते हैं। लिली जमेश के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। वो मूल रूप से सोचती थी कि ये ठीक है अगर मयंक भाटिया खाना बनाना और उपन्यास लिखना जानता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मंगा जैसा कुछ आकर्षित करने में सक्षम होगा, जो किसी की प्रतिभा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा रिया सिन्हा की उपस्थिति से मयंक भाटिया की शैली अब मंगा की दुनिया में एक नवागंतुक की नहीं थी। क्या ये एक मंगा कलाकार हो सकता है जिसे खाना पकाने और हल्के उपन्यासों द्वारा रोक दिया गया था? मयंक भाटिया को देखकर लिली जमेश की निगाहें अजीब हो गई। ये रिया सिन्हा है। कक्षा शुरू होने वाली है। मैं पहले वापस जाऊंगा। अगर आपके पास समय है तो इस हिसाब से कैरेक्टर बदलें। मयंक भाटिया ने लिली जेम्स की अजीब निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ड्राइंग पेपर लिली जमेश को दिया और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसे केवल रिया सिन्हा की उपस्थिति को आकर्षित करने की आवश्यकता थी, लेकिन अगर वह बेहतर बनाना चाहता था, साथ ही रिया सिन्हा के चाप के अन्य दृश्यों को भी, तो वो इसे पूरा करने के लिए केवल लिली जमेश पर भरोसा कर सकता था। आखिरकार लिली जमेश का मंगा का स्तर मायरा के समान स्तर पर था। उसके मंगा द्वारा बनाया गया खेल निश्चित रूप से कासी हैदरी की प्रतिष्ठा से कई लोगों को आकर्षित करेगा। ओह ठीक है। मयंक भाटिया से कैरेक्टर डिजाइन मिलने के बाद लिली जमेश थोड़ा हैरान रह गई। हालांकि जब उसने तस्वीर में रिया सिन्हा के लुभावने स्तनों को देखा तो वो अचानक डूबने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। फिर वो मयंक भाटिया को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, जो अभी अभी मंगा विभाग से बाहर निकले थे। उसने सदमे में कहा, अरे ये सही नहीं है, जरा ठहरिए। आप जैसा लड़का कुछ ऐसा बनाने में
इतना कुशल क्यों है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बाकी दिन मयंक भाटिया एम्प्टी फैट के दूसरे प्लॉट लिख रहे थे। आखिरकार मयंक भाटिया ने अतीत में कई बार खाली भाग्य पढ़ा था। हालांकि एम्प्टी फैट के कथानक के आदान प्रदान के बाद उन्हें इसके पीछे के सही अर्थ की गहरी समझ थी। यह शायद छोटी उम्र से ही एक प्रेमिका खोजने के बारे में था। अन्यथा जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कोई नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये सही है। इसका यही मतलब है जिसके बारे में बोलते हुए उनके पास बचपन की प्रेमिका नहीं थी। मयंक भाटिया को तुरंत लगा कि वह यूयू की तुलना में असफल था, जिसकी बचपन की कुछ प्रेमिकाएं थी। अगली बार मैं भी यूयू में स्थानांतरित हो सकता हूं। ब्रेक के दौरान मयंक भाटिया ने एसओ रैंकिंग सूची पर एक नजर डाली। हालांकि यह खेल में नहीं था। एसओ की लोकप्रियता के साथ रैंकिंग सूची को आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट किया गया था। उन्होंने अपने ट्वाइलाइट मॉर्टल अकाउंट के साथ एसओ में लॉगिन किया। जब उन्होंने रैंकिंग लिस्ट में रैंकिंग देखी तो मयंक भाटिया हैरान रह गए, क्योंकि वो कल रात ऑनलाइन नहीं गए थे। इसलिए उनकी रैंकिंग को शीर्ष 1000 से बाहर कर दिया गया था। आधिकारिक मंच में अधिकांश लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ट्वाइलाइट मॉर्टल को शीर्ष 1000 से बाहर क्यों धकेल दिया गया और स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि ये ब्लैंक स्लेट द्वारा बनाया गया एक स्मर्फ खाता था जो 1 साल के लिए गायब हो गया था। वो केवल 1 दिन के लिए खेले। आइए देखें कि पुरानी तलवार कैसी थी। भले ही यह एक नया गेम हो, वो लेवल 2 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। मयंक भाटिया ने पोस्ट को बंद किया और मोटे तौर पर रैंकिंग सूची को देखा। वास्तव में हालांकि 1000 से अधिक खिलाड़ी थे, अब तक का उच्चतम स्तर केवल स्तर 4 था। पहला स्थान टोंग जी नामक एक खिलाड़ी था और स्तर 3 फॉलन होली ब्लैक कैट को 5वें स्थान पर रखा गया था। नीचे देखने पर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन 10वें नाम को कुछ परिचित पाया। यासना, जिसके बारे में बोलते हुए उसे लगा कि ये नाम जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि ये कौन था। जीवन का अधिकांश भाग सिर्फ एक भ्रम था। मयंक भाटिया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने एसओ की आधिकारिक वेबसाइट बंद कर दी और बाकी मुख्य कहानी को जल्द से जल्द लिखने का फैसला किया। वास्तव में कई मुख्य कहानी लाइनें नहीं बची थी, क्योंकि मुख्य कहानी लाइन ब्रांचिंग प्लॉट थी और डेटिंग सिम गेम के लिए यही मामला था। खेल एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो खो गया और सड़क पर एक कांटे पर आ गया। यदि वह दूसरा मार्ग चुनता तो वह दूसरे मार्ग में प्रवेश करता। इसलिए कई स्थान ऐसे थे जहां कथानक मुख्य कहानी लाइन के समान था। उसे बस इतना करना था कि कथानक को थोड़ा बदल दिया जाए और अन्य रास्ते दिखाई देंगे। मैंने पहले कॉमिक्स के बारे में थोड़ा सीखा है। मयंक भाटिया ने लिली जेम्स के हाथ से ब्रश लिया और मंद मंद मुस्कुराया। आप थोड़ा सीखने के बाद कॉमिक्स बनाने की हिम्मत करते हैं। लिली जेम्स ने अपनी भौहें उठाई और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। आपको याद नहीं दिलाने के लिए मुझे दोष मत दो। कॉमिक्स विभाग कला विभाग से अलग है। कला विभाग के लोगों द्वारा खींची गई कॉमिक्स सभी फ्लॉप है। मैं समझता हूं। कॉमिक्स किसी व्यक्ति के कार्यों और स्टोरीबोर्ड के प्रदर्शन के बारे में है। थोड़ी देर में बस चरित्र डिजाइन और रिया शर्मा के रूप पर एक नजर डालें। जैसे ही क्लास शुरू होने वाली थी, मयंक भाटिया ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने ब्रश उठाया और ड्राइंग बोर्ड को ध्यान से देखा। उन्होंने रिया शर्मा के कैरेक्टर डिजाइन को याद किया और चित्र बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में बोलते हुए मयंक भाटिया ने यह भी समझा कि हालांकि उनकी कॉमिक्स कौशल लिली जेम्स की तरह अच्छी नहीं थी, लेकिन जब पात्रों को चित्रित करने की बात आती है तो वो लिली जेम्स की तुलना में बहुत तेज थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने खाली भाग्य के लिए आदान प्रदान किया था।
इसलिए रिया शर्मा की कॉमिक्स की तस्वीरें स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में उभर आई। लिली जेम्स, जिसके पास कोई मॉडल नहीं था, वो केवल चरित्र डिजाइन के परिचय पर भरोसा कर सकती थी, ताकि वह उस चरित्र की कल्पना कर सके जिसे वह आकर्षित करने से पहले आकर्षित करने वाली थी। इसलिए अंतिम चरित्र बनाने से पहले उसे सोचने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। मयंक भाटिया और लिली जेम्स प्लॉट के बारे में सोचने और हल्के उपन्यासों में प्लॉट के बारे में न सोचने के सिद्धांत की तरह थे। रिया शर्मा की शक्ल शायद किसी 2 डायमेंशनल स्कूल का नाविक सूट था। उसकी स्कर्ट बहुत छोटी थी और उसके लंबे काले बाल थे। वह चश्मे के साथ एक बड़े स्तन वाली दबंग महिला थी। उनके विचारों के बाद मयंक भाटिया का ब्रश तेजी से ड्राइंग बोर्ड पर चला गया। मयंक भाटिया कुछ हद तक हैरान थे कि उन्होंने कॉमिक्स में इतनी अविश्वसनीय प्रतिभा हासिल की है। उन्होंने ड्राइंग की भावना का भी आनंद लिया। उस वक्त उनके दिमाग में वो नजारा था जब उन्होंने लौटने के बाद पहली बार रिया शर्मा को क्लासरूम में देखा था। रिया शर्मा को उसके सहपाठियों ने जमीन पर गिरा दिया था। चित्रण मोटे तौर पर गॉज मिस्ट की शैली के समान था। रिया शर्मा अपनी शॉर्ट स्कर्ट को हाथों से ढककर जमीन पर बैठ गई। उसने इस तथ्य को छुपाया कि उसका वजन बढ़ गया था और उसके बफ सफेद पैर हवा के संपर्क में थे। उसका चेहरा शर्म से भर गया था, हालांकि ये सरल लग रहा था। अगर कोई लड़की की शर्मीली उपस्थिति दिखाना चाहता था तो विवरण बहुत महत्वपूर्ण थे। चूंकि वह इस चरित्र को चित्रित करने जा रहे थे, इसलिए मयंक भाटिया को स्वाभाविक रूप से उसे स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए मूल उपन्यास पर निर्भर रहना पड़ा, ताकि लिली जेम्स निम्नलिखित सभी चित्रों को खींचने के लिए इस चरित्र पर भरोसा कर सके। ठीक है, तुम क्या सोचते हो? क्लास में कुछ ही मिनट बचे थे और मयंक भाटिया ने आखिरकार ड्राइंग पूरी कर ली। ड्राइंग बोर्ड पर पात्रों को देखकर वो लिली जेम्स से पूछते हुए संतुष्टि में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भले ही वो लिली जेम्स और मायरा के रूप में विवरणों को संभालने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहली चीज जो उसने खींची वह कम से कम प्रस्तुत करने योग्य थी, और ये मूल संस्करण के समान थी। आप वास्तव में इसे आकर्षित कर सकते हैं। लिली जेम्स के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। वो मूल रूप से सोचती थी कि ये ठीक है अगर मयंक भाटिया खाना बनाना और उपन्यास लिखना जानता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मंगा जैसा कुछ आकर्षित करने में सक्षम होगा, जो किसी की प्रतिभा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा रिया शर्मा की उपस्थिति से मयंक भाटिया का अंदाज अब मंगा की दुनिया में एक नवागंतुक का नहीं था। क्या ये एक मंगा कलाकार हो सकता है जिसे खाना पकाने और हल्के उपन्यासों द्वारा रोक दिया गया था? मयंक भाटिया को देखकर लिली जेम्स की निगाहें अजीब हो गई। ये रिया है, कक्षा शुरू होने वाली है, मैं पहले वापस जाऊंगा। अगर आपके पास समय है तो इस हिसाब से कैरेक्टर बदलें। मयंक भाटिया ने लिली जेम्स की अजीब निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ड्राइंग पेपर लिली जेम्स को दिया और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उन्हें केवल रिया शर्मा की उपस्थिति को आकर्षित करने की आवश्यकता थी, लेकिन अगर वह रिया शर्मा के आर्क के अन्य दृश्यों के साथ साथ बेहतर चित्र बनाना चाहते थे, तो वो इसे पूरा करने के लिए केवल लिली जेम्स पर भरोसा कर सकते थे। आखिरकार लिली जेम्स का मंगा का स्तर गॉज मिस्ट के समान स्तर पर था। उनके मंगा द्वारा बनाया गया खेल निश्चित रूप से हिदेरी काशीवागी की प्रतिष्ठा से कई लोगों को आकर्षित करेगा। ओह ठीक है, मयंक भाटिया से कैरेक्टर डिजाइन मिलने के बाद लिली जेम्स थोड़ा हैरान रह गई। हालांकि जब उन्होंने तस्वीर में रिया शर्मा के लुभावने स्तनों को देखा तो वो अचानक डूबने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। फिर वो मयंक भाटिया को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, जो अभी अभी मंगा विभाग से बाहर निकले थे। उसने सदमे में कहा, अरे ये सही नहीं है, जरा ठहरिए। आप जैसा लड़का कुछ ऐसा बनाने में इतना कुशल क्यों है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बाकी दिन मयंक भाटिया एम्प्टी फैट के दूसरे प्लॉट लिख रहे थे। आखिरकार मयंक भाटिया ने अतीत में कई बार खाली भाग्य पढ़ा था। हालांकि एम्प्टी फैट के कथानक के आदान प्रदान के बाद
उन्हें इसके पीछे के सही अर्थ की गहरी समझ थी। यह शायद छोटी उम्र से ही एक प्रेमिका खोजने के बारे में था। अन्यथा जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कोई नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये सही है। इसका यही मतलब है जिसके बारे में बोलते हुए उनके पास बचपन की प्रेमिका नहीं थी। मयंक भाटिया को तुरंत लगा कि वह यूयू की तुलना में असफल था, जिसकी बचपन की कुछ प्रेमिकाएं थी। अगली बार मैं भी यूयू में स्थानांतरित हो सकता हूं। ब्रेक के दौरान मयंक भाटिया ने एसओ रैंकिंग सूची पर एक नजर डाली। हालांकि ये खेल में नहीं था। एसओ की लोकप्रियता के साथ रैंकिंग सूची को आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट किया गया था। उन्होंने अपने ट्वाइलाइट मॉर्टल अकाउंट के साथ एसओ में लॉगिन किया। जब उन्होंने रैंकिंग लिस्ट में रैंकिंग देखी तो मयंक भाटिया हैरान रह गए, क्योंकि वह कल रात ऑनलाइन नहीं गए थे। इसलिए उनकी रैंकिंग को शीर्ष 1000 से बाहर कर दिया गया था। आधिकारिक मंच में अधिकांश लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ट्वाइलाइट मॉर्टल को शीर्ष 1000 से बाहर क्यों धकेल दिया गया और स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि ये ब्लैंक स्लेट द्वारा बनाया गया एक स्मर्फ खाता था जो 1 साल के लिए गायब हो गया था। वो केवल 1 दिन के लिए खेले। आइए देखें कि पुरानी तलवार कैसी थी। भले ही यह एक नया गेम हो, वो लेवल 2 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। मयंक भाटिया ने पोस्ट को बंद किया और मोटे तौर पर रैंकिंग सूची को देखा। वास्तव में हालांकि 1000 से अधिक खिलाड़ी थे, अब तक का उच्चतम स्तर केवल स्तर 4 था। पहला स्थान टोंग जी नामक एक खिलाड़ी था और स्तर 3 फॉलन होली ब्लैक कैट को 5वें स्थान पर रखा गया था। नीचे देखने पर मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन 10वें नाम को कुछ परिचित पाया। यासना, जिसके बारे में बोलते हुए उसे लगा कि ये नाम जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि ये कौन था। जीवन का अधिकांश भाग सिर्फ एक भ्रम था। मयंक भाटिया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने एसओ की आधिकारिक वेबसाइट बंद कर दी और बाकी मुख्य कहानी को जल्द से जल्द लिखने का फैसला किया। वास्तव में कई मुख्य कहानी लाइनें नहीं बची थी, क्योंकि मुख्य कहानी लाइन ब्रांचिंग प्लॉट थी और डेटिंग सिम गेम के लिए यही मामला था। खेल एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो खो गया और सड़क पर एक कांटे पर आ गया। यदि वह दूसरा मार्ग चुनता तो वह दूसरे मार्ग में प्रवेश करता। इसलिए कई स्थान ऐसे थे जहां कथानक मुख्य कहानी लाइन के समान था। उसे बस इतना करना था कि कथानक को थोड़ा बदल दिया जाए और अन्य रास्ते दिखाई देंगे। इसके बाद उन्होंने लिली जेम्स के साथ कल स्कूल जाने के लिए साइकिल की सवारी करने और चिबा प्रांत जाने के लिए एक नियुक्ति की। मयंक भाटिया और लिली जेम्स सड़क के एक दोराहे पर अलग हो गए और घर लौट आए। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने गोरी लोली यमदा गोबलिन को देखा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तभी मयंक भाटिया को याद आया कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस कानूनी लोली को टक्कर देने के लिए एम्प्टी फैट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बहन को दूसरों को बिल्कुल नहीं दे सकता था। अन्यथा एक भाई के रूप में यह बहुत अक्षम होगा यदि वह अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर सकता। हम्फ, भले ही मैं दुश्मन को हरा नहीं सकता, बाहर आना और पीटा जाना भी मर्दाना माना जाता है ना? आप भी ऐसा क्यों दिखते हैं कि आपने बहुत अधिक खेती की है? लेकिन जब उसने देखा कि यामादा गोबलिन अपनी आंखें बंद करके अपने दरवाजे पर झुक रही है, तो मयंक भाटिया मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव दिखा रहा था। बगल से बेहोश होकर वो एक और कैपेला को देखने के लिए लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि आजकल सभी लड़कियां खेती करना पसंद करती हैं? मैं कल वास्तव में असभ्य था। ट्वाइलाइट मॉर्टल डस्ट सेंसेई वास्तव में बिना अनुमति के फिर से मुझ पर लटका दिया। मयंक भाटिया की आवाज सुनकर यमदा गोबलिन ने अपनी आंखें खोली। जब उसने मयंक भाटिया को चलते देखा तो उसके चेहरे पर थकान गायब हो गई
और वो हर समय ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जानबूझकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर मैं इसे नहीं लिख सकता तो कल मेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं। मयंक भाटिया की संदिग्ध निगाहों को देखते हुए यमदा गोबलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन थपथपाया और कहा, हम्फ, एक अंधेरे भूत के रूप में मैं जीतने के लिए इस तरह के निम्न स्तरीय तरीके का उपयोग कैसे कर सकता हूं? तो आपकी पांडुलिपि पहले ही हो चुकी है। बेशक आपको पहले ही उन शब्दों को देखना चाहिए था जो मैंने कोडिंग सॉफ्टवेयर पर लिखे थे, है ना? ठीक है, ये केवल एक लाख शब्द है। मैंने दानव क्षेत्र से नए काम की पूर्ण पांडुलिपि को बुलाने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करने के लिए केवल 1 मिनट का उपयोग किया। लड़की, चुनिबियू मत बनो, तुम बंदर सोजू नहीं हो। मयंक भाटिया ने अवाक भाव से यमदा गोबलिन की ओर देखा। यामादा गोबलिन और ब्लैक कैट के चुनिबियू स्तर तुलनीय थे, लेकिन वह ब्लैक कैट से परिचित नहीं था और यमदा गोबलिन अलग था, इसलिए वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह डरा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह डरा सकते हैं? क्या आप कल रात सॉफ्टवेयर पर टाइप नहीं कर रहे थे? यह देखकर कि मयंक भाटिया ने उसका पर्दाफाश किया, यमदा गोबलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन शर्मा गया। नहीं, मुझे दानव क्षेत्र से बुलाया गया था। मुझे आपको सीधे चेहरे के साथ बकवास करते हुए सुनना अच्छा लगता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे घर आकर देखें कि क्या उस पर कोई फाइल है। यामादा गोबलिन ने अपने घर की ओर इशारा किया और गर्व से मुस्कुराई। आपने इस तरह के एक उबाऊ मजाक के कारण अपने कंप्यूटर से अपना नया काम हटा दिया। मयंक भाटिया अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। इस समय यामादा गोबलिन ने अपने हैंडबैग से द एडवेंचर्स ऑफ कैट गर्ल शब्दों के साथ हल्की उपन्यास पांडुलिपियों का एक ढेर निकाला और उसे मयंक भाटिया को सौंप दिया। फिर वह अपने घर के दरवाजे पर गई, उसे खोला और मयंक भाटिया पर हाथ हिलाया। ट्वाइलाइट मॉर्टल, चूंकि आप इसे पहले ही लिख चुके हैं तो चलो एक तस्लीम करते हैं। मुझे देखने दो कि आप जैसे नवागंतुक के पास हेरोमान सेंसेई के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की किस तरह की शक्ति है। ठीक है, मयंक भाटिया ने अपने घर की ओर नजर डाली। दरवाजे और खिड़कियां अभी भी बंद थी, इसलिए घर पर धुंध के साथ कोई समस्या नहीं थी। बाद में इसे गॉज मिस्ट में भेजने से पहले यामादा गोबलिन के साथ एक तस्लीम करने के विचार के साथ मयंक भाटिया ने यमदा गोबलिन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचाया। हालांकि ये घर और उनकी बहन का घर पड़ोसी थे, लेकिन दोनों की सजावट और स्थापत्य शैली पूरी तरह से अलग थी। इस घर की तुलना में मयंक भाटिया का घर काफी जर्जर था। बाहर से देखने पर यह घर एक शानदार महल की तरह यूरोपीय शैली के विला जैसा दिखता था। इससे मयंक भाटिया शर्मा गए। अपने पिछले जीवन में वो इतने वर्षों तक रहने के बाद भी घर नहीं खरीद सकता था। इस दुनिया में वह 14 साल की लोली द्वारा खरीदे गए विला की तुलना भी नहीं कर सकता था। मेरे महल क्रिस्टल पैलेस में आपका स्वागत है। सम्मानित महसूस करें, आप यहां आने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये वो घर है जिसे मैंने डार्क फ्लेमिंग गोबलिन एनीमे के कॉपीराइट के साथ खरीदा था। तुम क्या सोचते हो? अद्भुत, है ना? यमदा गोबलिन अपने कूल्हों पर हाथ रखकर कमरे में खड़ी थी और गर्व से मुस्कुरा रही थी, जैसे वो मयंक भाटिया को डराना चाहती हो। आपके लहजे से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। हम्फ, तुम मेरे दुश्मन हो। इसका अतिथि होने से क्या लेना देना है? यमदा गोबलिन ने असंतोष में खर्राटे लिए और मयंक भाटिया को लिविंग रूम में ले आया। उन्होंने मयंक भाटिया के लिए एक कप चाय डाली और मयंक भाटिया को बैठने का इशारा किया। फिर वह सोफे के दूसरी तरफ बैठ गई और मयंक भाटिया की तरफ देखने लगी। तो फिर तुम्हारी पांडुलिपि कहाँ है? यहां। मयंक भाटिया ने एम्प्टी फेट की पांडुलिपि निकाली और उसे यमदा गोबलिन को सौंप दी। उन्होंने नई पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया जो यामादा गोबलिन ने उन्हें दी थी। द एडवेंचर्स ऑफ कैट गर्ल। यामादा गोबलिन के रूप में
जिन्होंने एक बार 2.22 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची। चाहे वो लेखन हो या कहानी, ये स्वाभाविक रूप से त्रुटिहीन नहीं था। ये हल्के उपन्यास लेखकों के शीर्ष स्तर पर था। लेखक के रूप में भी इस हल्के उपन्यास ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वे कहानी पढ़ना बंद नहीं कर सकते। पूरा काम शायद बिल्ली लड़की का एक सीमावर्ती विवरण था, दिलचस्प दैनिक कथानक के साथ मिलकर। संक्षेप में, ओटाकू शैली बहुत प्रमुख थी। शायद जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो ये पिछली डार्क एक्सप्लोसिव फ्लेम फेरी की तरह होगी। ये ओटाकस के बीच संचार में एक बड़ी लहर शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी मयंक भाटिया ने नहीं सोचा था कि उनकी एक्सेलरेटेड वर्ल्ड बिक्री में यामादा गोबलिन से हार जाएगी। आखिरकार त्वरित दुनिया उनके पिछले जीवन में अच्छी तरह से बिकी। एसीजी संस्कृति के इस युग में 1 लाख प्रतियों को तोड़ना मुश्किल नहीं था। एम्प्टी फैट के लिए यह काम सिस्कॉन शैली में सबसे ऊपर था। अगर इसे एक खेल में बनाया गया था तो ये यामादा गोबलिन की किताब से ज्यादा बुरा नहीं होगा। हालांकि द एडवेंचर्स ऑफ कैट गर्ल सपाट छाती वाले पात्रों से भरा था। यह कहा जा सकता है कि ये एक उपन्यास था जिसे यामादा गोबलिन ने विशेष रूप से गॉज मिस्ट की शैली के लिए तैयार किया था। इसके बाद यह धुंध मिस्ट के निर्णय पर निर्भर होने की संभावना थी। पैंग, इस समय एक छोटा सा सफेद हाथ अचानक मेज पर पटक दिया। मयंक भाटिया हैरान हुए बिना नहीं रह सके। वो मुड़ा और पाया कि यामादा गोबलिन सोफे से उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे और उसने अपने दांत पीस लिए और उसे घूरने लगी। आह, बहुत गुस्सा। तुम बहुत चालाक हो। यदि आप इस तरह लिखते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। यामादा मिंग्स ने एम्प्टी फैट के मसौदे को अनिच्छा से देखा। मैं सोचता था कि सभी सिस्कॉन लाइट उपन्यास कचरा थे। आखिरकार वे सिर्फ शुद्ध भाई बहन रोमांस थे। मुझे इतने लंबे समय के बाद इतना अद्भुत सिस्कॉन लाइट उपन्यास देखने की उम्मीद नहीं थी। यू और क्यूओं के बीच प्यार ने उसे प्यार की गहरी समझ दिलाई। इसने इस अवधारणा को बढ़ाया कि जब तक वे एक दूसरे को पसंद करते हैं तब तक उन्हें एक साथ रहना चाहिए, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बेशक ये सिस्कॉन कार्यों की उत्पत्ति है। यमदा गोबलिन की तारीफ सुनकर मयंक भाटिया मन ही मन हंस पड़े। हालांकि मयंक भाटिया को अभी भी लग रहा था कि यमदा गोबलिन की तारीफ कुछ ज्यादा ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि द एडवेंचर्स ऑफ कैट गर्ल बुरा नहीं था। यह उपन्यास वह काम है जो आपने हेरोमान सेंसेई के लिए लिखा था, है ना? एक पल की चुप्पी के बाद यमदा गोबलिन अचानक खड़ा हो गया और मयंक भाटिया को जटिल भाव से देखने के लिए उसने ये कहा, मेरे लिए लिखा? आप ऐसा कह सकते हैं। मयंक भाटिया ने आह भरी। जब वह द एक्सेलरेटेड वर्ल्ड लिख रहे थे तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि हेरोमान सेंसेई इसे पसंद करेंगे या नहीं। यहां तक कि अगर हेरोमान सेंसेई को यह पसंद नहीं था तो वो अपने कौशल के साथ चित्र बना सकता था। लेकिन जब से उसे मायरा की पहचान के बारे में पता चला, उसने लापरवाही से एक काम चुनने की हिम्मत नहीं की। उनकी राय में केवल यह काम ही धुंध को आकर्षित कर सकता है। बेशक अगर कोई ये देखे कि उसने एक रात में 1 लाख शब्द कैसे लिखे और अगले दिन मुश्किल से कुछ भी पकड़ सका, तो उसने वास्तव में अपना सब कुछ दे दिया। मुझे ये पता था। हालांकि आपके काम का कथानक बहुत दिलचस्प है, मुझे नहीं लगता कि बिक्री के मामले में मेरा काम खो जाएगा। यामादा गोबलिन ने आह भरी। ये सिर्फ इतना है कि आपके नए काम में इस तरह की शैली है, इसलिए मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। क्यों? मयंक भाटिया थोड़े स्तब्ध रह गए। उसने सोचा कि यामादा गोबलिन हार स्वीकार नहीं करेगा और फिर उन दोनों के पास एक ही समय में पांडुलिपि को गॉज मिस्ट को भेजने का द्वंद्व होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यामादा गोबलिन सीधे हार स्वीकार करना चुनेंगे। ये वास्तव में अप्रत्याशित था।
मयंक भाटिया की अजीब निगाहों को भांपते हुए यमदा गोबलिन ने पांडुलिपि मयंक भाटिया को लौटा दी और गंभीरता से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पांडुलिपि का मुख्य उद्देश्य आपकी बहन हेरोमान सेंसेई के लिए होना चाहिए, है ना? आपको कैसे पता चला? मयंक भाटिया के चेहरे पर हैरान भाव दिखाई दे रहे थे। उनकी याद में गॉजमिस्ट की पहचान हिदेरी काशीवागी से भी ज्यादा रहस्यमयी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला था जो जानता था, और वह गलती से आखिरी बार उससे टकरा गया था। लेकिन यामादा गोबलिन को कैसे पता चला? ऊपर आओ। मानो मयंक भाटिया की शंकाओं को समझते हुए यमदा गोबलिन सीढ़ियों से ऊपर चला गया और मयंक भाटिया पर हाथ हिलाया। ये गुलाबी लगता है। नीचे खड़े मयंक भाटिया ने अनजाने में सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। उसकी टकटकी अनजाने में उस रहस्यमय डोमेन के संपर्क में आ गई। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर से आहें भर रहा था। आजकल की लड़कियां वास्तव में खुद की रक्षा करना नहीं जानती हैं। हालांकि उसे अपने घर आने की अनुमति देना विश्वास का संकेत होना चाहिए। मयंक भाटिया को ऊपर चलते देख यमदा गोबलिन ने कंप्यूटर चालू किया, कुत्ते से लड़ते हुए लाइव प्रसारण की ओर इशारा किया और कहा, वास्तव में मुझे हमेशा शिक्षक हेरोमांस के चित्र पसंद आए हैं, इसलिए मैं उनके हर एक लाइव प्रसारण पर ध्यान देता हूं। तो आप डार्क गॉब्लिन हैं जिन्होंने टीचर हेरोमांस को सैकड़ों हजारों रुपए दिए थे। ये हिसाब देखकर मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। तभी उन्हें आखिरी मायरा लाइव प्रसारण याद आया। इसमें यामादा गोबलिन ने शुरू से ही मायरा को एक विमान दिया। इस बिंदु से ही ये देखा जा सकता था कि यामादा गोबलिन को मायरा के चित्र कितने पसंद आए। ये बोलते हुए यामादा गोबलिन खिड़की के पास आई और नीचे की खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, जब मैं पहली बार यहां आया था तो मुझे आपकी बहन के चित्रों के बारे में पता चला, और उसका कमरा उस कमरे से काफी मिलता जुलता है जहां टीचर हेरोमांस लाइव प्रसारण करते थे। जहां तक उसके द्वारा खींचे गए चित्रों का सवाल है, वे बिल्कुल उन चित्रों के समान हैं जो टीचर हेरोमांस ने हाल ही में जारी किए थे। इसलिए मैंने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि वह टीचर हेरोमांस है। मयंक भाटिया खिड़की के पास आए और सामने वाले अपने घर की ओर देखा। मायरा मेज पर बैठी थी, अपने चेहरे पर उत्साह के साथ ड्राइंग बोर्ड पकड़े हुए थी और ध्यान से ब्लैक स्नो गर्ल का चित्रण कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मायरा इतनी खुश होगी जब वो घर पर अकेली होगी। मयंक भाटिया थोड़ा हैरान था, लेकिन जब उसने अभी अभी यमदा गोबलिन के शब्दों के बारे में सोचा तो उसके मुंह का कोना मदद नहीं कर सका, लेकिन चिकोटी काट रहा था। वैसे आप पहले से ही झांक रहे हैं, है ना? मेरे पास अन्य लोगों के जीवन पर ध्यान देने के लिए इतना समय नहीं है। यमदा गोबलिन का सुंदर चेहरा शर्मा गया। फिर वो अपनी आंखों में एक सार्थक नजर के साथ मयंक भाटिया की ओर देखने के लिए मुड़ा और पूछा, क्या आप अपने दिल में एक सिस्कॉन हैं? जब आपने ये उपन्यास लिखा था, मैं मायरा को पूरे दिन कमरे में नहीं देखना चाहता, और मैं चाहता हूं कि वो बहादुर हो। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और केवल यमदा गोबलिन को मायरा के बारे में बता सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पाया कि शिक्षक हेरोमांस इन दिनों लगभग कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलता है। ये इस तरह निकला। यमदा गोबलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन मयंक भाटिया को थोड़ी सहानुभूति के साथ देखा और फिर कहा, लेकिन मैं समझता हूं, आपने ये उपन्यास पूरी तरह से अपनी बहन के लिए लिखा है ना? इस मामले में क्योंकि शिक्षक हेरोमांस आपकी बहन है, इस विषय से यदि आप इसे उसी समय शिक्षक हेरोमांस को भेजते हैं तो मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। यामादा गोबलिन ने बेब्सी से आह भरी और कैट गर्ल ट्रेवल्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। आपके कंप्यूटर पर एक प्रति नहीं है ना? आपके पास इस तरह की कोई प्रति नहीं है। मयंक भाटिया अपने हाथ में खाली भाग्य का मूल ड्राफ्ट लिए खड़े थे और वो सदमे में अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके। सच कहूं तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यामादा गोबलिन इतना निर्णायक होगा। उन्होंने मूल मसौदे के पहले खंड को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। वह 50,000 शब्दों का मसौदा था।
और वह अब और नहीं चाहता था। मैं इस बार हार गया। मैं टीचर हेरोमांस के चित्रों के बिना एक हल्का उपन्यास लिखना जारी नहीं रखूंगा। लेकिन रुकिए, अगली बार मैं एक उपन्यास लिखूंगा जो टीचर हेरोमांस को पसंद हो, और मैं आपको निष्पक्ष और चौकोर हरा दूंगा। यह सुनकर मयंक भाटिया यमदा गोबलिन की जिद पर थोड़ा अवाक रह गया। हालांकि ये अच्छा था कि यामादा गोबलिन ने हार स्वीकार कर ली। उन्हें ये उपन्यास मायरा को देने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार एक बड़े भाई के रूप में मायरा को एक बहनचोर उपन्यास देना उनके लिए उचित नहीं था। अगर मायरा को लगता कि उसके मन में उसके बारे में कुछ अजीब विचार है, तो वो भविष्य में स्नान करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। लेकिन शिक्षक यामादा गोबलिन, ऐसा लगता है कि आप हमारी शर्त भूल गए हैं, है ना? अचानक कुछ सोचकर मयंक भाटिया अपनी भौहें ऊपर उठाकर चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। आप क्या करना चाहते हैं? अगर मेरे जैसी युवा और खूबसूरत लड़की के प्रति आपके इरादे बुरे हैं, तो आप जीवन भर जेल में रहेंगे। लेकिन चिंता ना करें, जब आप जेल जाएंगे, तो मैं आपके लिए अपना नया प्रकाश उपन्यास लाने के लिए कुछ समय लूंगा, और मैं आपको शिक्षक हेरोमांस के चित्र दिखाऊंगा। मयंक भाटिया की अजीब निगाहों को भांपते हुए यमदा गोबलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन शर्मा गया। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती ढक ली और अपना फोन ऐसे निकाला जैसे वो पुलिस को बुलाने के लिए तैयार हो। लड़की, आप वास्तव में नहीं जानते कि 3 साल कमाने का क्या मतलब है। मौत की सजा इसके लायक है। भले ही आप अपनी छाती को ढक ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप मुझे मायरा के चित्र दिखा रहे हैं, है ना? मयंक भाटिया ने झुंझलाहट में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यामादा, जो उससे बात करती थी जैसे कि वह एक पूर्ण फल थी, जब वास्तविक स्थितियों की बात आती है तो वो इतनी डरपोक होगी। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने ईमानदारी से कहा, मुझे बस यही उम्मीद है कि आप टीचर हेरोमांस के फैन और पड़ोसी के रूप में मेरे घर मेहमान बनकर आ सकते हैं। आप और मायरा लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए आपको एक ही भाषा बोलने में सक्षम होना चाहिए। ये सुनकर यामादा गोबलिन का उदास चेहरा अचानक चमक उठा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में मैं शिक्षक हेरोमांस को मेरे लिए चित्र बना सकता हूं? अगर मायरा सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मयंक भाटिया मुस्कुराए। किसी भी मामले में मायरा दूसरों के लिए चित्र बनाती थी। अगर मायरा सहमत हो गई तो वह इसे नहीं रोकेगा। मायरा बहुत प्यारी थी और वह एक कार्यकर्ता शिक्षिका भी थी। जब तक वो खुश थी, ये ठीक था। यमदा गोबलिन को विदाई देने के बाद मयंक भाटिया घर लौट आए। मायरा के लिए रात का खाना तैयार करने के बाद वो अपने कमरे में लौट आया और लिखना जारी रखा। खेल के सभी कथानक को लिखने के बाद उसने चुपके से राहत की सांस ली। समय को देखते हुए रात के 10 बज चुके थे। उसने एक कौर अंतहीन गेहूं की चाय पी ली और हेलमेट पहन लिया। लिंकन बेवकूफ, झपट्टा मारना। एक फ्लैश में उनका शरीर एक यूरोपीय शैली की सड़क पर दिखाई दिया। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खेल की ताजी हवा में सांस ले रहा था। हालांकि मयंक भाटिया को पता था कि खेल में हवा नकली थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खेल द्वारा बनाई गई आरामदायक भावना के लिए तरस रहा था। इस खेल ने वास्तव में उसे इसमें रहने की अनुमति दी। इस समय एक मीठी हंसी सुनाई दी। भाई, तुम अंत में यहां हो। बड़े भाई, तुम अंत में यहां हो। मीठी लड़की की आवाज ने मयंक भाटिया की आत्मा को हिला दिया और उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। सड़क के दोनों किनारों पर शाखाओं पर हत्सुने ऊपर से नीचे उड़ गया और उत्साहित भाव से उसके कंधे पर उतरा। क्षमा करे हत्सुने, मुझे कल कुछ करना था, इसलिए मैं समय पर ऑनलाइन नहीं हो सका। 2 दिन पहले हत्सुने की अकेली उपस्थिति के बारे में सोचकर मयंक भाटिया, जो कल उसे नहीं देख सका, मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा व्यथित महसूस कर सका। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन हत्सुने के सिर को थपथपाया और क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, नहीं बड़े भाई,
आपको बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सिस्टम फेयरी हूं। मेरे दिल में बड़ा भाई नंबर 1 है। मैं बड़े भाई के लिए जीता हूं। इसलिए जब तक आपके पास समय होने पर बड़ा भाई आ सकता है और हत्सुने को देख सकता है, हत्सुने पहले से ही बहुत संतुष्ट है। मयंक भाटिया के चेहरे पर जटिल भाव को देखते हुए हत्सुने ने अपना सिर हिलाया और प्यारा मुस्कुराया। नहीं, क्या हत्सुने अब मेरे सामने नहीं है? आप मेरी बहन हैं, अपने विचारों वाले व्यक्ति हैं। आपको किसी के लिए जीने की जरूरत नहीं है।